17 इयर्स में ही आपने इतना स्ट्रगल शुरू कर दिया, तो आपकी ड्राइविंग फोर्स क्या थी? तो एक स्टूडेंट का क्या होता है, एक रूटीन होता है, रोज स्कूल जाना है, शाम को कोचिंग जाना है, बट अब स्कूल नहीं है कल से। सो जैसे ही मैं एग्जाम दे के आया, मैंने अपने पापा को सबसे पहले बोला कि पापा ऐसे 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 मुझे करना है। तो उन्होंने कहा तू पागल हो गया। सबसे ज़्यादा कौन से प्रोफेशन में आपको मतलब आपने इंजॉय किया करना? देखो, एंजॉय तो एज एन इन्वेस्टर आज मैं सबसे ज़्यादा करता हूँ। एज अ ट्रेडर आप बताएंगे आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं? बेसिकली हम स्ट्रैटेजीज मल्टीपल यूज़ करते हैं। मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ आज की डेट में। ETF इन्वेस्टिंग में एक हमने अभी रिसेंटली एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें हमें लगता है सिर्फ इन्वेस्टिंग से साल का 30% से लेकर 50% बन सकता है, जिसमें कोई ट्रेडिंग की जरूरत नहीं। आप कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बताएं जो थोड़ी आजकल वर्क कर रही हो, मनी मेकिंग स्ट्रैटेजी। पहले तो मैं बताता हूँ काम क्या नहीं कर रहा है। तो अगर आप निफ्टी में जाके जीरो DT कर रहे हैं तो पिछले 1 साल से आपने पैसे नहीं बनाए अगर आप ऑप्शन सेलर हैं। जैसे अभी बिल्कुल मार्केट 24,300, 24,400, 200 चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से कोई करेक्शन की हम उम्मीद करें, या जैसे ये लोग एक र्यूमर भी है कि बबल है, ये फट सकता है, ये गिर सकता है, तो इसकी कुछ आपकी अंदेशा या कुछ शॉर्ट टर्म आपका? में चलो एक अभी यहाँ पे एक सीक्रेट ही बता देता हूँ, लोगों को ही बता। द डीप टॉक्स, बातें गहराइयों की, बातें पैसों की, क्योंकि पैसे की अहमियत को हम समझते हैं। हम समझते हैं पैसा कमाना कितना मुश्किल है और पैसा कमाना कितना ज़रूरी है। इसीलिए हम समाज में अलग अलग लोगों को आपके सामने लाते हैं जो आपको मोटिवेट कर सकें, आइडिया दे सकें। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने ज़िंदगी में एक कामयाबी का मुकाम हासिल किया है। स्ट्रगल रही है, लेकिन ज़िंदगी के बहुत छोटी उम्र में लोग कामयाब हुए हैं। तो आज जो हमारे बीच में हमारे मेहमान हैं, इनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ अ वेरी वाइब्रेंट पर्सन, अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, और जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की है। ही इज़ हैविंग अ सेलिब्रिटी स्टेटस, और ये जहाँ भी जाते हैं लोग इनके पीछे एकदम पड़ जाते हैं कि भाई आपसे मिलना है, बात करनी है। एंड ही इज़ नन अदर देन पुष्कर राज ठाकुर। वेलकम पुष्कर भाई। थैंक यू सो वेरी मच दीपक जी, बहुत कुछ बोल दिया आपने मेरे बारे में। वेलकम पुष्कर जी। आज के पॉडकास्ट के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि आपसे मिल रही थी और आपका एनर्जी और आपका ऑरा तो कोई मैच कर ही नहीं सकता है। आप जहाँ आते हैं वहाँ पे एक अलग एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। आपकी ड्रेसिंग, उसको सब इतना एडमायर करते हैं। तो आज के पॉडकास्ट के लिए तो मुझे ये था कि नहीं, मुझे आपसे बातें करनी ही करनी है। तो वेलकम टू आवर शो पुष्कर जी। और आप थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में ब्रीफ करेंगे। वैसे सबने सुनी होगी आपकी जर्नी, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप 17 इयर्स में ही आपने इतना स्ट्रगल शुरू कर दिया, तो आपकी ड्राइविंग फोर्स क्या थी? क्योंकि उस टाइम जो बच्चा है वो सिर्फ इंजॉयमेंट और मतलब एक एकेडमिक एंगल से सोचता है, लेकिन आपकी जर्नी आपने कैसे स्टार्ट करी? किसने आपको इंस्टिगेट किया कि नहीं मुझे कुछ बड़ा ही करना है? देखो, जब आपने एज की बात करी 17, जब मैंने 12th के एग्ज़ाम्स दिए थे, और एग्ज़ाम्स देने के बाद बेसिकली 2 ड्राइविंग फोर्स हैं। एक तो बड़ा फ़नी है, तो मैं पहले फ़नी से शुरू करता हूँ। फ़नी ये है, जिस घर में हम रहते थे, सो बहुत छोटा सा घर था वो, और बड़ी छोटी सी लोकेलिटी थी वो। तो उस छोटे से घर में एक चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, वो था हमारा वॉशरूम। और उस सुबह वॉशरूम उठ के जाता, सुबह सुबह सबसे पहले हम वॉशरूम जाते ना, और वो वॉशरूम मुझे पसंद नहीं था। अब बात यह है कि मैं उस सिर्फ वॉशरूम को चेंज नहीं करना चाहता था, मैं पूरे घर को चेंज करना चाहता था। तो मुझे ये था कि यार मुझे यहाँ से निकलना है। सो आपने बोला ना वो फ़नी वाला एलिमेंट क्या, कि मुझे अपना वॉशरूम नहीं पसंद था, और क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं था इसलिए मुझे उसे चेंज करना था। और वो सिर्फ अकेले चेंज नहीं होगा, पूरा घर चेंज होगा, पूरा घर चेंज और उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये तो एक फ़नी बात हो गई, बट ये रियलिटी है, मुझे नहीं पसंद था। और उसका वो ड्राइविंग फोर्स कहाँ से आया, उसमें 2-3 एंगल्स हैं। पहला एंगल है कि जो मेरा लास्ट एग्ज़ाम था 12th का, मुझे शायद आज भी याद है, वो मैथमेटिक्स का था। अब मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम के लिए जब मैं रात में प्रिपेयर कर रहा था, तो मैं और मेरे कज़न साथ में पढ़ाई कर रहे थे। मैं अपने कज़न के घर पे ही चला गया था, और जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो एक टाइम हुआ यार चलो अब एग्ज़ाम तो हो जाएगा जैसे तैसे, बट यार कल एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, अब स्कूल भी नहीं है। सो एक स्टूडेंट का क्या होता है, एक रूटीन होता है कि रोज़ स्कूल जाना है, शाम को कोचिंग जाना है, एंड उसी तरीके से उसका चलता रहता है, एग्ज़ाम है, ये है, वो है। तो स्टूडेंट लाइफ ऐसी होती है। बट अब स्कूल नहीं है कल से, एग्ज़ाम भी नहीं है कल से। आज आज जो प्रिपेयर कर रहे हो, कल एग्ज़ाम दोगे एंड देन यू आर फ्री। सो मैं रात में सोचने लगा कि मैं क्या करूँगा, मैं खाली हो जाऊँगा ना, और मेरे को कोई काम भी नहीं है, और कम से कम 3 महीने लगेंगे रिजल्ट्स आने में।
सो आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम एट दैट टाइम. तो मैं रात में जब ये सोच रहा था तो मैंने सोचा मैं क्या कर सकता हूँ. भाई पैसे भी कमाने हैं, क्योंकि ये क्लियर था कि पिताजी हमारी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते. मतलब पापा जितना कमा रहे हैं उतने में वो एक अच्छी गाड़ी भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे हमारे लिए, और वो मुझे करना है. मतलब मेरे को ये नहीं है कि मम्मी पापा ने नहीं किया, इट्स लाइक उन्होंने इतना काबिल बना दिया, अब हमें करना है. सो मैंने उस दिन रात में सोचा कि भाई मैं ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ. फिर मैंने सोचा मैं कौन सी क्लास तक के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ. मैंने कहा 5th 6th 7th 8th तक के बच्चों को पढ़ा लूँगा, ये तो मैं अब कर ही सकता हूँ. तो मुझे होम ट्यूशन मिलेगी कैसे यार? उसके लिए ना एक काम कर सकते हैं, पैम्फलेट बांट सकते हैं. जो कुछ मेरे घर के आसपास अच्छी लोकेलिटीज़ हैं उसमें थोड़ा पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे कि 6 से लेके 8 तक किसी को होम ट्यूशन चाहिए तो कांटेक्ट करें. अच्छा और क्या कर सकता है? रात में ही सोच रहा था यार इंस्टीट्यूट खोल सकता है क्या? हाँ खोल तो सकता हूँ, बट मेरे पास पढ़ने कौन आएगा? मैं तो अभी 17 एज 17 है, तो 17 साल का था मैं, और मेरा तो 12th का रिजल्ट भी नहीं आया, मेरे से पढ़ने कौन आएगा? मैंने कहा यार बड़ा ही करना है, इंस्टीट्यूट ही करते हैं शुरू. तो रात में वो मैं मैथमेटिक्स का प्रिपेयर करते करते मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने लगा कि खर्चा क्या आएगा, पैम्फलेट कितने के बटेंगे, इंस्टीट्यूट आता है तो कितना रेंट होगा, 2-3 महीने की सिक्योरिटी जाएगी, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा तो कितने का आएगा. तो मेरे पास पापा को प्रेजेंट करने के लिए एग्ज़ाम से आने के बाद प्लान प्रिपेयर था. प्लान क्या था कि पापा एक तो मैं होम ट्यूशन पढ़ाऊँगा और एक इंस्टीट्यूट का मेरे को काम करना है. और उसके लिए मैंने सोचा मैं तो पढ़ा नहीं पाऊंगा इंस्टीट्यूट में, क्योंकि अलग अलग हम सब्जेक्ट वाइज जाएंगे. तो एक कंप्यूटर वाले सर हैं जिनसे मैंने कंप्यूटर सीखा था, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ टाइम हमारे लिए निकालें. और कुछ टीचर्स मैं जानता हूँ, तो इस तरीके से हम मल्टीपल सब्जेक्ट के जिनसे मैं पढ़ाऊँ या जिन्हें मैं जानता हूँ उनके थ्रू हम कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं. तो टीचर्स मिल जाएंगे मुझे, या तो वो आएंगे या वो किसी को भेज देंगे. सो जैसे ही मैं एग्ज़ाम दे के आया मैंने अपने पापा को सबसे पहले बोला कि पापा ऐसे 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 मुझे करना है. पापा घर पे ही थे, और जब मैंने उन्हें बोला तो उन्होंने कहा तू पागल हो गया, क्या ज़रूरत है तुझे ये सब करने की? मैं कर रहा हूँ ना, मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा इंजीनियरिंग करने के बाद IAS ऑफिसर बने, उसके पास गाड़ी होगी, गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती होगी. तो इस तरीके की पापा बातें करने लग गए. तो मैंने कहा पापा आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, बट अभी मेरे पास फ़िलहाल 3 महीने हैं, अभी तो 3 महीने मैं फ्री हूँ, अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता. तो 3 महीने कम से कम मुझे कोचिंग वो घर घर जाके पढ़ाने तो वो तो मैं कर ही सकता हूँ. कह रहे चल वो तू कर ले, बट मैंने बोला बट मुझे इंस्टीट्यूट भी खोलना है. उसका रीज़न क्या है कि बच्चों की समर वेकेशंस आ रही हैं और मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, कम्युनिकेशन स्किल्स के कोर्सेज कराऊंगा, वो मैंने उसके ऊपर बहुत ध्यान दिया है. तो मैंने 9th क्लास से लेके ऑलमोस्ट 11th स्टैंडर्ड तक, 12th में तो नहीं कर पाया था, तो 3 साल मैंने अपने ऊपर दिए थे कि मैंने बहुत सारे PD कोर्सेज, ग्रुप डिस्कशन क्लासेस और इंग्लिश क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब बहुत सारी क्लासेस करी थी. मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूट में जाके, मतलब लक्ष्मी नगर का कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं छोड़ा था मैंने. बिफोर 12th ही आपने हाँ 9th क्लास से शुरू कर दिया था. ओके. सो 9th क्लास वो भी एक बात है, वो एक्चुअली एक चैलेंज वाली बात आ गई थी. तो मेरी इंग्लिश बिल्कुल अच्छी नहीं थी, तो मैं 8th क्लास तक ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि एक हिंदी मीडियम टाइप स्कूल में था. क्यों? क्योंकि मेरी सोशल स्टडीज़ हिंदी में थी. ओके. तो सोशल स्टडीज़ मेरी हिंदी में थी 8th स्टैंडर्ड तक. तो मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, स्पोकन इंग्लिश तो बहुत ही बेकार थी, बहुत बेकार क्या आता ही नहीं था. तो 9th क्लास में पापा ने थोड़ा सा अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया था. वहाँ पर बच्चे इंग्लिश में बोलते थे, टीचर्स इंग्लिश में बोलती थी, पूरे तरीके से फ्लुएंट नहीं, बट इंग्लिश यूज़ होने लग गई थी. तो फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल मुझे मेरी टीचर ने बोला था, वो भी सोशल स्टडीज़ की क्लास थी वो, और उन्होंने बोला इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. और मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया, क्योंकि ऐसा एम्बेरसिंग लग रहा था कि हिंदी में बोलेगा तो अजीब लगेगा, और बोलने के लिए वर्ड्स भी नहीं आ रहे थे. और उस एज में एक वो भी होता है कि आसपास के लोग क्या कहेंगे. 100%. सबसे बढ़िया तो क्या होता है, 9th क्लास में वो लड़का थोड़ा सा, उसकी मूछें आनी शुरू होती हैं, तो देखता है वो कौन कौन सी सुंदर सुंदर लड़कियाँ हैं, कम से कम उनके सामने बेकार इंप्रेशन तो नहीं पड़ना चाहिए, अच्छा पढ़े ना पढ़े. तो मतलब रियलिटी तो यही है. तो मैं तो उस वक्त बड़ा एम्बेरस हुआ. मैं अपने चाचा से पढ़ा करता था, एक कज़न चाचा मेरे पढ़ाते थे मुझे. तो उनके पास एक और बच्चा आता था जो कि पहले से एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता था, और उसकी इंग्लिश बहुत फ्लुएंट थी. तो चाचा जी क्या करते थे, पढ़ाने के बाद हमें आधा घंटा ना डिबेट कराते थे. तो वो कहते थे कि वो टॉपिक देते थे कुछ ना कुछ, और उसमें एक फॉर में होता था, एक अगेंस्ट में होता था. अब मुझे कुछ भी बोल दिया, बट एक ही कंडीशन थी कि हिंदी में नहीं बोलना है, और इंग्लिश आती नहीं थी. तो वहाँ पे ना मेरे परदादा जी साथ में ही होते थे, मतलब वो घर पे पढ़ाते थे, कभी इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे. तो एक मेरे दादाजी को तो मैंने बचपन में नहीं देखा, बट मेरे परदादा जी काफ़ी टाइम तक थे हमारे साथ. वो उनकी 100 की एज तक तो मैंने उन्हें देखा है. ओह दैट्स हाँ, तो वो 100 के बाद उनका देहांत हुआ है. तो मेरे जो परदादा थे, मतलब उनमें वो ठाकुरों वाली बात थी पूरी, कि
वो देखते थे कि मेरी डिफीट हो रही है, उन्हें समझ कुछ नहीं आता था, इंग्लिश उन्हें भी नहीं आती थी, बट उन्हें दिखता था यार ये जो मेरा पोता है ना, पड़पोता है जो, ये रोज हार रहा है, वो जो लड़का है वो आके इसकी बेइज्जती कर देता है रोज इंग्लिश में, वो ऐसी फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है, ये कुछ बोल ही नहीं पाता। तो उन्होंने मुझे एक चैलेंज दिया था कि तुझे इतने टाइम पीरियड का टाइम दे रहा हूँ मैं, तुझे इस लड़के को हराना है। उसके जाने के बाद तो उन्होंने, मतलब वो कमज़ोर तो हो गए थे, 100 की एज के आसपास वो आ गए थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बिठाया, और अपनी बात में उन्होंने अपनी टोन में बोला कि ये जो लड़का आ रहा है ना, ये तेरे को इतना टाइम पीरियड का टाइम दे रहा हूँ, इसके अंदर तुझे इसे हराना है, और मैं यहाँ पर रोज़ सुनता हूँ तेरे को, तो तुझे करके दिखाना है। फिर मैंने अपने फिर चाचा जी से पूछा कि मैं कैसे इम्प्रूव करूँ, तो उन्होंने मुझे फिर 9th क्लास में ही सजेस्ट कर दिया था कि तू इस तरीके की कोचिंग क्लासेस ले। उन्होंने बोला सीपी में ब्रिटिश काउंसिल है वहाँ जा, यहाँ पर इनलिंगो है यहाँ जाओ, उसके बाद इस तरीके से अलग अलग इंस्टीट्यूट के नाम बताए। तो उन्होंने कहा वहाँ पे कोर्सेज़ कर, तो मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ करे। तो और मेरी मम्मी एक चीज़ के लिए बिल्कुल क्लियर थी कि कुछ ना कुछ करते रहना है, जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं उस बजट में कुछ ना कुछ तेरे को करते रहना है। तू चाहे क्लासेस कर, कोर्सेज कर, कंप्यूटर कोर्सेज कर, बट सिर्फ पढ़ाई के बलबूते मम्मी भी क्लियर थी कि नहीं कुछ होगा लाइफ में। तो तेरे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है ना, 2, 4, 5, 10 हज़ार तक हम तेरे को महीने के अफोर्ड कर लेंगे एक्स्ट्रा, तू उसमें कुछ भी कर। बट ये भी अच्छी बात है कि आपकी मदर ने आपको ये कहा कि भी पढ़ाई से कुछ नहीं होना, स्किल सेट डेवलप करो। 100%। नहीं तो जनरली पेरेंट्स उस एज में तो उनका यही रहता है कि अगर आपके पास पीसीएम है तो इंजीनियरिंग ही करनी है, या पीसीबी है तो मेडिकल ही करनी है। राइट। तो वो एक आपको मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा सपोर्ट मिला वहाँ पर। एक्चुअली उन्होंने मुझे कंप्यूटर क्लासेस में तो 6 स्टैंडर्ड से डाल दिया था। तो 6 स्टैंडर्ड से मैं कंप्यूटर के अलग अलग कोर्सेज करता था। उस टाइम पे मैंने HTML सीखा था, और जो एनिमेशन वगैरह है उस टाइम पे फ्लैश चलता था, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, फ्लैश, HTML, ये सब मैं 6th क्लास से कर रहा था। तो 6 से 9 तक मैंने वो कंप्यूटर पर ध्यान दिया, और 9th स्टैंडर्ड से फिर थोड़ा सा मैंने अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इस तरीके की चीज़ों पर ध्यान दिया। तो वहाँ से एक शुरुआत हुई, तो दैट वाज द बिगनिंग। और वहाँ पर ही बस एक मैं घूम के वो टॉयलेट पे ही आ रहा था। उसका क्या था कि मेरे को ना फिर एक होम ट्यूशन मिली। अब होम ट्यूशन में वो बच्चा बहुत छोटा था, शायद 6th स्टैंडर्ड में बच्चा था, और उसको जाके मैं पढ़ाया करता था। अब उनका घर बहुत अच्छा था, बहुत लग्जूरियस होम था उनका, एक फ्लोर ही था बट बहुत अच्छा बना हुआ था। तो अब एक दिन मैंने बोला कि मुझे टॉयलेट यूज़ करना है, तो जब मैं उनके टॉयलेट में गया तो मैंने कहा यार अच्छा, मेरे को ये भी नहीं पता था कि टॉयलेट में फ़ैन्स भी होते हैं। आज तो AC भी हम लगवा रहे हैं, बट एक टाइम था कि मुझे ये भी नहीं पता था कि टॉयलेट में फ़ैन क्या करता है। तो मैंने देखा अरे इनके टॉयलेट में तो फ़ैन लगा, हमारे टॉयलेट में फ़ैन नहीं था, जगह ही नहीं थी, इतना मतलब कॉम्पैक्ट था। तो मैंने कहा इनका तो बहुत अच्छा है। तो वहाँ से मुझे हुआ कि नहीं यार करना है लाइफ में, तो वो एक फैक्टर है वहाँ पर भी। और होम ट्यूशन मिली उस टाइम पे ना, मैं एफर्ट्स करता था क्योंकि देयर वॉज नथिंग टू लूज़। सो इंस्टीट्यूट भी ओपन किया, होम ट्यूशन भी पढ़ाए। एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि मैंने ना एफर्ट करे, और इंस्टीट्यूट्स में मैं गया कि मेरे पास और खाली टाइम है। बीच में जैसे मेरे इंस्टीट्यूट में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, एक रिसेप्शनिस्ट रख लिया, मैं तो फ्री हो गया ना, तो मैं अपना टाइम कहाँ लगाऊं। मैंने सोचा कि मैं दूसरे इंस्टीट्यूट्स में जाके बोलता हूँ कि भाई मैं आगे पढ़ाऊँगा। अब मैंने ट्राई किया, होना क्या था कि भाई 17 साल के बच्चे को कौन बोलेगा अपने किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए, बट कॉन्फिडेंस देख के या जो मर्जी करके मुझे 2 इंस्टीट्यूट्स के अंदर आप फ्रीलांसर टाइप समझ लीजिए कि मैं वहाँ पर जाऊँगा, और 70-30 या 80-20 के रेशियो के अंदर मुझे क्लासेस मिल गई। तो मैं 12th में था, और 12th के था मतलब रिजल्ट तो आया नहीं था, तो मैं खुद 12वीं में था, और मैंने 12वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। और हाँ 10th क्लास और 12th क्लास, 10th 11th 9 10th 11th 12th तो मैं इंग्लिश पढ़ाया करता था। वहाँ पे क्या था, बच्चों को अच्छा क्या लगता था कि बाकी जो टीचर्स थे वो ज़्यादा एज के थे, वो बच्चे रिलेट नहीं करते थे। और मैंने तो अभी नया नया पढ़ा था सारा सिलेबस, तो पहले मैं उन्हें स्टोरी सुनाता था, कि जो भी सिलेबस था उसे स्टोरी फॉर्म में सुनाता था। और फिर उनकी जो मैंने अलग अलग कम्युनिकेशन स्किल्स क्लासेस के अंदर जो भी चीज़ें सीखी थी, एक्टिविटीज़ करी थी, वो एक्टिविटीज़ कराता था। तो मेरी क्लासेस पॉपुलर होने लग गई कि ये सर बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। और सर बोलते थे बट वो दिखते मेरी एज के ही थे सब। तो आपसे हो सकता है बड़े भी दिखते हो। हाँ दिखते होंगे, बट मैं एक बात बोल रहा हूँ कि उसमें क्या था कि अब मेरे लिए तो वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म था। तो 17 साल की उम्र से मैं अपने एज के बच्चों को पढ़ाता था, होम ट्यूशन देता था, और इंस्टीट्यूट मैंने शुरू किया। यहाँ से जर्नी शुरू हुई। और मेरे पास PCM भी थी, तो मैंने सारे ऑप्शन खोले हुए थे। मैंने मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम भी दिए थे, मैंने इंजीनियरिंग के भी दिए थे। ऑल तो मुझे समझ आ गया कि मुझे ना डॉक्टर बनना है ना मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे तो पैसे कमाने हैं। तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर मैं डॉक्टर बनने के बाद जाके पैसे कमाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। और अगर मैं इंजीनियर बनने के बाद जाके पैसे कमाऊंगा तो भी बहुत टाइम लगेगा।
तो उस टाइम पीरियड के अंदर सेटल्ड होना है, ये दिमाग में क्लियर हो गया था कि उस टाइम पीरियड, वो 3-4 साल के अंदर तो सेटल होना है यार। तो इन 3-4 साल अगर मैं पढ़ता रहूँगा तो मैं वहीं का वहीं रह जाऊँगा, ऐसा मुझे लगा पापा का टाइम वेस्ट होगा। तो पुष्कर जी देखिए, ये बात तो हर कोई मानेगा कि कोई भी कामयाब व्यक्ति है तो उसने मेहनत तो की है, जी किस्मत से या कोई बैठे बैठे तो कामयाब नहीं होता। जी हर कोई, एवरी चाइल्ड इज नॉट बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। राइट तो आप भी बहुत जद्दोजहद करके ऊपर आए। जी। तो फाइनली आपने क्या क्या काम किया? जैसे आपने बताया कि आपने एक इंस्टीट्यूट खोला, फिर आप फ्रीलांसिंग भी पढ़ाने लग गए। इसके अलावा हम बहुत ब्रीफ में समझेंगे कि आपने और क्या क्या काम किया। और आज अगर मैं पुष्कर राज ठाकुर को समझना चाहूँ तो मैं आपको एक कंटेंट क्रिएटर बोलूँ, एक फाइनेंस का बंदा बोलूँ, एक फुल टाइम ट्रेडर बोलूँ, एक बिजनेसमैन बोलूँ, एक इन्वेस्टर बोलूँ, क्या आपकी क्या प्रोफाइल है इस वक्त? आपने 2 क्वेश्चंस यहाँ पर बोले हैं, एक तो कि कहाँ से शुरू हुआ, तो कहाँ से आप? तो मैंने शुरुआत तो बता दी। फिर मैं स्टेज पे जाके जब बोलता था तो किसी ने मुझे बोला कि यार तू बोलता बहुत अच्छा है, वाई डोंट यू रिकॉर्ड वीडियोज़। सो मैंने सोचा यार ट्राई तो करा जा सकता है। तो वो जो सामने शख्स थे, उनके कुछ यूट्यूब चैनल्स थे, तो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल मुझे दिखाए। तो वो तो मैं आपको भी बता देता हूँ कि वो कैसा कंटेंट बना रहे थे, बट उन्होंने मेरे में अंदर क्या देखा। तो ही वॉज अ बिजनेसमैन, बहुत ही पढ़े लिखे, एजुकेटेड, सोफिस्टिकेटेड पर्सन। बट आपको पता उनका यूट्यूब चैनल किस चीज़ के ऊपर था उस टाइम पे? उनका था अमावस्या की रात को कैसे मिलेगा घड़ा हुआ खजाना। नींबू मिर्ची का ये टोटका और आपको बना देगा अमीर। आज भी तो ही वॉज अ बिजनेसमैन, वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेरी एजुकेटेड। उन्हें फिल्म डायरेक्शन की बहुत अच्छी नॉलेज है, सारी चीज़ों की बहुत अच्छी नॉलेज है, घर बहुत अच्छी जगह है, सब कुछ वेल ऑफ है। उन्होंने कहा यार यूट्यूब पे चलता क्या है, लोग क्या देख रहे हैं। तो उस टाइम पे ये बहुत चलता था। तो ये किस साल की बात है? अब ये एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है, बट इसे करते करते हो सकता है 7-8 साल पहले की बात होगी तो शायद। 2017-18 आई के? हैव एग्जैक्टली नो आइडिया, प्रोबेबली मे बी 2014, 15, 16 भी हो सकता है, तो एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है। तो उनका एक चैनल इस पर था, ऐसा नहीं, मैंने कहा मल्टीपल चैनल्स थे, खुद नहीं बनाते थे, लड़के रख के हायर करके एडिटिंग वेडिटिंग हो रही है, प्रॉपर काम हो रहा है। बट वो देखते थे ये चल रहा है, सो ही यूज्ड टू डू दैट एंड ही शोड भी, देख इससे पैसे आते हैं। इससे भी पैसे आते हैं? अच्छा, इससे पैसे आते हैं। बट उन्होंने कहा यार ये तो देख, मैं बोल नहीं सकता एग्जाम्पल, मैं नहीं आना चाहता कैमरे के सामने, बट मुझे देख रहा हूँ चलता क्या, बिजनेस का मतलब क्या है, कि मार्केट में चल क्या रहा है, लोगों को सुनना क्या है। जी जी। उन्हें एस्ट्रोलॉजी सुननी है, तो उनका एक एस्ट्रोलॉजी पे चैनल था, आज का राशिफल ये वो फलाना ढिमाका, और बड़ा ही थर्ड क्लास कंटेंट, मतलब सीधा, मतलब आप कहोगे टीयर 3 छोड़ो, टीयर 4, 5, 6 उन्हें सुनता होगा, मतलब उस तरीके का कंटेंट बिल्कुल ही थर्ड क्लास, बट व्यूज आ रहे थे। बट उसके बाद यूट्यूब ने ना वो सब चीज़ें बंद कर दी, वो सब बंद कर दिया। अभी आप देखोगे अभी ऐसा नहीं है, अभी वो वाला कंटेंट बिल्कुल ही ख़त्म है, कोई बनाएगा भी तो चलेगा नहीं। तो वो यूट्यूब ने उस पर देखा कि भाई ये क्या हो रहा है, उनका प्लेटफॉर्म ख़राब हो रहा है ना। जी जी। बट उन्होंने मुझे क्या बोला कि पुष्कर यू हैव टैलेंट, तेरे को बोलना आता है, तेरी पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी है। अब उन्होंने फिर मेरे से पूछा कि तूने क्या क्या किया, तो मैंने बोला भाई मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस देता था, और मुझे थोड़ा डायरेक्ट सेलिंग का आइडिया, ये सब मैं कर सकता हूँ, और मैं मोटिवेट तो करता ही हूँ, तो वो अच्छी है मेरी स्पीकिंग। तो उन्होंने बोला इसी के ऊपर कंटेंट बना, हर चीज़ की ऑडियंस है। सो उस टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग का कोई चैनल ही नहीं था, मतलब कोई रेयर ही था, मतलब कोई जो इंडियन ऑडियंस के लिए कंटेंट अच्छा बना रहा हो। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की मैंने कुछ वीडियोस बनाई, तो चाहे वो बहुत ही बेसिक वीडियो थी, अगर आज मैं उन वीडियोस को जाकर खुद देखता हूँ तो मैं बोलता हूँ मैं क्या सिखा रहा था, क्या बोल रहा था, क्योंकि रियल में बोलना और कैमरे में बोलने में फ़र्क था, बहुत फ़र्क है, जो मुझे तब नहीं पता था। तो उन्होंने जैसे मुझे बोला, मैंने उस तरीके से करने की कोशिश करी, तो मुझे लगा कि स्कोप बहुत है और इम्प्रूवमेंट का मेरे लिए भी स्कोप बहुत है। सो ठीक है, करते हैं, लेट्स ट्राई। सो जो मुझे आता था वो मैं करता चला गया, और मेरे लिए बिल्कुल लाइफ का रूल बिल्कुल क्लियर रहा है, जो मैंने किया है उसके ऊपर मैं बात कर सकता हूँ। आज आप कहोगे कि भाई स्टॉक मार्केट के ऊपर मैं पूरे दिन बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ, आप रियल एस्टेट की बात करोगे मैं पूरे दिन बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ, कोई कहेगा इंश्योरेंस के ऊपर मैं पूरे दिन बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ। तो जिन चीज़ों में मैं इन्वॉल्व हूँ, जिसमें मैं पूरे दिन रात सोचता हूँ, जिसमें मैं दिन रात काम करता हूँ, उस चीज़ के ऊपर बात करना बहुत आसान है। तो लाइफ ने जो अपॉर्चुनिटी दी मैंने उसे ग्रैब किया, नो मैटर वो छोटा काम था, बड़ा काम था, अच्छा काम था, कैसा काम था, काम होता है, डू इट, इम्प्रूव योर सेल्फ, और नई अपॉर्चुनिटी पकड़ते चले जाओ। सो यूट्यूब पे बहुत अच्छी ग्रोथ मिली।
लोगों ने बोला वो सीखना चाहते हैं, लोग आगे बढ़े और उन्होंने प्यार दिया तो हमारा चैनल बढ़ता रहा। उसके बाद देखो होता क्या कि यू गेट अपॉर्चुनिटीज़। यूट्यूब हाईली रिवॉर्डिंग है, नो डाउट अबाउट इट। आपको यूट्यूब से अच्छे पैसे आते हैं, प्रमोशन से अच्छे पैसे आते हैं, एफिलेट से अच्छे पैसे आते हैं, आप अपने कुछ पेड प्रोग्राम्स निकालते हो उससे भी पैसे आते हैं। सो जब आपकी थोड़े से पैसे बन जाते हैं तो मेरे लिए स्टॉक मार्केट बाद में आई है। जब थोड़े से पैसे बन गए तो सोचा अब इन पैसों का क्या करना है। सो Then दैट you came to stock market. हाँ, आफ्टर सेकेंड लॉकडाउन। Okay. तो मैंने सेकेंड लॉकडाउन में जाके एक्सप्लोर किया यार, अभी तक ठीक है कमाते कमाते रहे, बट अब जो पैसे कमाए हैं उन्हें बढ़ाओगे कैसे। सो रियल स्टेट एंड स्टॉक मार्केट साइड बाय साइड एक साथ शुरू हुई, देखा कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखती है वहाँ पे तो मैंने बोला मैं स्टार्टिंग से ही एंटर करता हूँ। तो पुष्कर भाई, ये तो रही एक सफल पुष्कर राज की जर्नी। कहीं कोई ऐसा मोमेंट भी था जहाँ पे डिप्रेसिंग रहा लाइफ में, या चोट खाई, या गिरे, या लगा कि यार ये तो सब छोड़ना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा, या ऐसा कभी लगा हो कि हम तो नाकामयाब हो गए, ऐसा कभी कुछ रहा? सो आई नेवर डाउटेड माई सेल्फ। मैंने कभी अपने आप को डाउट नहीं किया, चाहे मैंने कुछ भी किया तो मुझे ये नहीं था कि मैं नहीं कर पाऊँगा। सो जैसे आपने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया था, आई वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। अब होता क्या, एक पॉजिटिव इंसान के साथ ना एक बड़ी गड़बड़ बात होती है। पॉजिटिव आदमी को लगता है कि हो ही जाएगा, और जो नेगेटिव आदमी होता है ना वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। अगर वो कह रहा है कि नहीं होगा तो वो सही बोल रहा है। बट पॉजिटिव आदमी को कि ज़िद्दी होता है ना, तो वो ट्राई करता रहता है। तो आइडिया ए काम नहीं करता, फिर आइडिया बी पर जाता है, बी काम नहीं करता, सी पर जाता है, सी काम नहीं करता, डी पर जाता है, तो वो करता रहता है। एंड देन ग्रेजुअली आइडिया एच काम कर जाता है और उससे उसको कुछ अच्छा मिल जाता है, थोड़ी सक्सेस मिल जाती है। तो अब नेगेटिव आदमी क्या कहेगा, लक था। बट जो ऑप्टिमिस्टिक आदमी था ना, उसने बहुत सारी चीज़ें करी जिसमें उसे कामयाबी नहीं भी मिली, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब सबसे बड़ा एडवांटेज मेरे साथ क्या रहा, मेरी एज। मैंने जिस एज में शुरू किया उसमें लूज़ करने को बहुत कम था। सो जो भी मैंने लाइफ में किया उसमें हमेशा बड़ा ही सोचा कि करते हैं, लेट्स ट्राई इट, और फुल एनर्जी के साथ। कोई डाउट नहीं होता। होता क्या है, अगर आपको किसी चीज़ पे डाउट होता है ना, तो वो चीज़ों के ना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ना होने के चांसेस। अब जैसे व्हेन आई स्टार्टेड स्टॉक मार्केट, तो ठीक है, मेरे को ये क्लियर था कि मुझे टाइम लगना चाहिए। तू टाइम ले, कोई बहुत जल्दी नहीं है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की या बहुत ज़्यादा कैपिटल बढ़ाने की। टेक योर टाइम, क्योंकि तेरे को एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई सिखाने वाला भी नहीं है, हाथ पकड़ने वाला भी नहीं है। तो टाइम लो, टाइम लगेगा। टाइम के बाद ये डाउट मेरे अंदर पहले दिन से नहीं आया कि हम स्टॉक मार्केट से भी पैसा नहीं बनाएंगे। डाउट ही नहीं है, ये क्लियर है कि पता है कि टाइम लगेगा। इनिशियली एकदम से जरूरी नहीं कि आज शुरू किया और आज से ही आपने ताबड़तोड़ पैसा बनाना शुरू कर दिया। इट इज़ इम्पॉसिबल। बट वेदर इट विल टेक टाइम, बट हम किसी भी फील्ड के अंदर अगर एंटर करेंगे तो फिर अच्छा ही करेंगे, ये क्लियर है। सो मेरे दिमाग में रहा, और मैंने बोला कि मेरे लिए सबसे बड़ी बात क्या कि मेरी एज, जिस एज में मैंने शुरू किया मेरे पास ज़्यादा कुछ लूज़ करने के लिए नहीं था। तो मैं जो भी ट्राई कर रहा था, मेरे पास तब शादी नहीं हुई थी, बच्चे नहीं थे, कोई फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बड़ी नहीं थी। ऑल्दो मुझे पता था कि मुझे कंट्रीब्यूट करना है, बट सुबह जब निकलते थे घर से 11 बजे रात में घुस रहे हैं, तो वो है ना इन्जॉयमेंट था काम करना, रेदर देन कि वो स्ट्रेस हो। आज की डेट में अगर मुझे कोई बोलेगा कि सुबह 6 बजे निकलना, रात के 11 बजे, तो मैं शायद कहूँगा भाई कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं चाहिए, आई एम वेरी हैप्पी विद माई लाइफ। तो आज मैं उतना एफर्ट शायद मार भी नहीं पाऊँगा, बट उस टाइम पे उसमें बड़ा मज़ा आता था। वो मेट्रो में ट्रैवल करने में बड़ा मज़ा आता था कि कहीं जा रहे हैं, कुछ मिल रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, चाहे 1000 रुपये की कमाई हुई, किसी को ट्यूशन पढ़ा के आए, आज का पता है कि आज के 250 रुपये आज के क्लास के मिले हैं, वो 250 रुपये में बड़े मज़े आते थे, तो उसे इन्जॉय करता चला गया मैं। तो कभी सेटबैक्स थे, फेलियर थे, तो वो तो आते ही हैं। जैसे मैंने इंस्टीट्यूट बिजनेस शुरू किया था, वो टाइमिंग बहुत अच्छी थी, क्योंकि उस टाइम पे समर वेकेशंस थी, बच्चे आ गए। बट एक्चुअल कंपटीशन कब शुरू हुआ इंस्टीट्यूट का, जब और इंस्टीट्यूट खुल गए। तो अब क्या, बच्चा सोचने लगा मैं वहाँ पे पढ़ने जाऊँ, फिजिक्स है इनके पास पढ़ूँ, उसकी फैकल्टी पुरानी है, मेरा फ्रेंड तो वहाँ जा रहा है, तो बच्चे कम हो गए थोड़े से। हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लासेस के अंदर थे, बट अब हम क्यों करें कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लासेस, इतना टाइम ही नहीं है, और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो वहाँ से चैलेंज शुरू हो गया मेरे लिए। तो चैलेंज तो स्टार्टिंग चैलेंज बता रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि भाई 3-3 इंस्टीट्यूट तो तुमने कर लिए, टीचर भी रख लिए, कुछ सैलरी पर है, कुछ परसेंटेज पर है। परसेंटेज वाला टिक नहीं रहा, क्यों? क्योंकि वो कह रहा है यार बच्चे कम हो रहे हैं, बच्चे बढ़ाओ, पब्लिसिटी करो, पैम्फलेट बांटो, इंस्टीट्यूट का एक्सपेंस भी आपको ही बेयर करना है, तो रेंट है 3-3 जगहों का, इलेक्ट्रिसिटी बिल है। तो ये स्टार्टिंग के चैलेंजेस हैं। उसके बाद वट एवर वी डिड, तो उसमें भी ऐसे ही होता है। होता क्या कि
जब भी कोई आदमी ग्रो कर रहा होता है ना, उसे हमेशा एक ट्रेजेक्ट्री ग्रोथ वाली चाहिए होती है। मान लो आप 1 लाख से 1.5 लाख पे पहुंचे, आप 1.5 से 75,000 पे नहीं आ पाओगे, वो आप मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। बट बिजनेसमैन के साथ तो ये होता है, सैलरीड के साथ नहीं होता इतनी आसानी से, वो तो सीधे जॉब ही जाती है, जैसे पेंडेमिक में बहुत सारे लोग जी, गए। जी। बट ऐसा होता नहीं है जनरली। आप 1 से 1.5 पर आते हो तो आप देखते हो कि भाई 1.5 पे हम रहेंगे, फिर हम 2 पे जाएंगे। बट बिजनेसमैन के साथ ऐसा नहीं है। आज मान लीजिए आप 1 करोड़ कमा रहे हैं, तो आपके दिमाग में होगा यार मैं 1 करोड़ कमा रहा हूँ, या 50 लाख कमा रहा हूँ, या 10 लाख कमा रहा हूँ। अब कोई 10 लाख कमाने वाला आदमी 5 लाख पे आ सकता है, उसे पता है। अगर वो बिजनेसमैन है, उसे पता है ये हो सकता है। बट अगर कोई सैलरी पर 10 लाख पर है, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। यस। तो वो सब सिखाने के लिए भी कोई नहीं था ना, क्योंकि मेरे पापा सेल्फ एम्प्लॉयड थे, वो बिजनेसमैन नहीं थे। ओके। तो बिजनेस की एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और आप नेगेटिव में भी जाते हो। इनिशियली तो जाते हो क्योंकि आप जो कमा रहे हो सब लगा रहे हो, जो कमा रहे हो सब लगा रहे हो। अल्टीमेटली यू आर इन्वेस्टिंग एवरीथिंग ना, सो आपके पास Yes. कुछ लेफ्ट ओवर नहीं बचता। इन्वेस्टिंग एवरीथिंग, और टाइम भी लगा रहे हो, माइंड भी लगा रहे हो, एनर्जी भी लगा रहे हो। और उसके बाद भी मतलब देयर कैन बी सेटबैक्स इन लाइफ। Yes. सो एक सेटबैक उस टाइम पे बस छोटा सा मैं बताऊंगा कि उन इंस्टीट्यूट्स को रन करते हुए एक बीच में ऐसे फेजेस आते थे कि बच्चों की फीस अभी 1 तारीख को आएगी, बट अब 15 तारीख हो गई है, और 15 दिन के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। कुछ खर्चे हैं जो उस 15 दिनों के अंदर करने हैं। मान लीजिए पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन करना है, किसी की सैलरी 20 तारीख की है, 20 को देनी है, रेंट 20 को जाना है। तो अब क्या है कि उस टाइम पे आज की रेट में तो हम 1% कमाने की बात करते हैं, और 1% महीने का अच्छा समझते हैं। उस टाइम पे मुझे 5% पे खुद इंटरेस्ट पे पैसे लेने पड़ गए थे, क्योंकि बिजनेस को कंटिन्यू करना था। ऑल्दो 1 महीने बाद रिटर्न कर दिए, पैसे आ गए, बट ये भी एक चैलेंजेस हैं। तो चैलेंजेस तो होते ही हैं। तो ये गुडविल बनाना भी बहुत ज़रूरी है किसी भी बिजनेस में। बेसिकली आप एक मोटिवेटर भी रहे हैं और आप ट्रेडर भी हैं, तो आपने कौन सा प्रोफेशन आपको सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग रहा, जिस और कब सबसे ज़्यादा कौन से प्रोफेशन में आपको मतलब आपने इंजॉय किया करना? देखो एंजॉय तो एज एन इन्वेस्टर आज मैं सबसे ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि Trading. आप नहीं ट्रेडिंग मेरा मेरा एक कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, दैट इज़ डुअल कंपाउंडिंग सिस्टम। तो मैं आज की डेट में डुअल कंपाउंडिंग सिस्टम के ऊपर बैठा हूँ, और मेरे को बिल्कुल क्लियर है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो कंपाउंडिंग मेरी 2 तरफ से हो रही है। तो वो ट्रेडिंग प्लस इन्वेस्टिंग का एक मैंने अपना कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। तो वो इन्वेस्टिंग सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं है, डाइवर्सिफाइड है। सो इट इज़ ऑल्सो रियल स्टेट इन्वेस्टिंग। ओके। तो साथ में चलती है, क्योंकि हो सकता है बीच में मार्केट इतना रिटर्न ना दे, तो मेरे को तो पैसे कमाने ही है। मतलब मुझे वो मैंने बोला वो ट्रेजेक्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ 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 होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है आज ही मैं सबसे ज़्यादा, अगर कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम की मैं बात करूँ, तो शायद आज मैं सबसे ज़्यादा फ्री हूँ, इसीलिए मैं आज आराम से आ गया आपके पास, वेदर इट इज़ अ लाइव मार्केट और वट एवर इट इज़। बट द थिंग इज़ कि आज की डेट में ठीक है, मैं वो पैसिव इनकम को इन्जॉय करता हूँ, एक्टिव भी हम कुछ काम करते हैं, बट वी आर फाइनेंशियली फ्री, और माइंड से वो टाइम फ्रीडम भी है। तो आज ही सबसे अच्छा है। बट हर फील्ड को मैंने अलग अलग टाइम पीरियड में बहुत इन्जॉय किया है, क्योंकि जो भी मैंने किया उसे फुल पैशन के साथ किया। सो जो पैशन के साथ किया, तो पैशन के साथ आप हमेशा इन्जॉय ही करते हो। आप पैशन के साथ डांस करते हो, तो आप बाकी सारी चीज़ें भूल जाते हो। तो उस वक्त आप सिर्फ उसी जोन में, आपको सिर्फ अभी डांस करने की पड़ी है। आपको नहीं पता कि कल क्या करना है, या उसके बाद क्या है, आपका बिजली का बिल पेंडिंग है क्या है, आपको वो सब नहीं आएगा दिमाग में। आपको दिमाग में आएगा कि अभी अभी हम इन्जॉय कर रहे हैं। सो मैंने वो बिजनेस को या हर प्रोफेशन को उसी तरीके से इन्जॉय किया है। सो इट इज़ जस्ट अबाउट टाइम। उस टाइम पे वो बहुत अच्छा था, आज जो हम कर रहे हैं वो और अच्छा है। हो सकता है आज से 10 साल बाद आप और हम वॉल स्ट्रीट में बैठे हो, कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम वो भी इन्जॉय करेंगे। तो आपने जो भी किया उसे फुल डेडिकेशन के साथ 100%. किया है और उसको खूब इंजॉय करते हुए किया। 100%. तो एज अ ट्रेडर आप बताएंगे आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं जिससे कि एक अच्छा पैसा बन सके? अच्छा तो पता नहीं, बट हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं। बेसिकली हम स्ट्रैटेजीज मल्टीपल यूज़ करते हैं। तो मैं ज़्यादातर एल्गोज यूज़ करता हूँ आज की डेट में, क्योंकि आप बड़े कैपिटल के साथ पहली बात तो आपको स्क्रीन पर बैठना पड़ेगा। तो अगर आपका स्क्रीन टाइम आप कम कर पाओगे, तभी आप लाइफ एंजॉय कर पाओगे। आपको लगता है वो 6 घंटे हैं, आपको लग रहा है कि आप 9 से 3 ही बैठे हो, ऐसा नहीं है। अल्टीमेटली आप क्या 9 से पहले बैठ जाते हो, और 3 बजे तक आपने जो भी किया वो आपके दिमाग में चलता है, और अल्टीमेटली पूरा दिन ख़त्म होता है। तो अगर एक फुल टाइम ट्रेडर स्क्रीन पर बैठ के पूरे टाइम काम कर रहा है, तो बात ही नहीं पैसे ज़्यादा कम कौन कमाएगा, पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो स्क्रीन टाइम बढ़ाने से मेरे चश्मे का नंबर बढ़ गया, जो कि पहले ना के बराबर था। पहले था ही नहीं, फिर लगा, फिर अभी नंबर बढ़ गया। वो स्क्रीन टाइम की वजह से हुआ है। इसलिए मैं टीवी नहीं देखता। मैंने अब जाके लास्ट ईयर अपने रूम में टीवी लगवाया है। हमारा बिल्कुल क्लियर था कि हम टीवी नहीं देखेंगे, विल नॉट वॉच टीवी, बेकार की चीज़ है, टेलीविज़न देखना ही नहीं है। बट वो स्क्रीन टाइम बढ़ गया, अभी मोबाइल फ़ोन यूसेज बढ़ चुका है, तो वो समझ आ रहा है कि वो चीज़ गलत है, कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना।
तो आज की डेट में आपने बोला ट्रेडिंग में क्या करते हो, तो बेसिकली हमारी जो भी स्ट्रैटेजीज हैं, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज हैं। हम आर्बिट्राज करते हैं, आर्बिट्राज में हमने कुछ अपना बढ़िया सिस्टम बनाया हुआ है। बहुत ज़्यादा नहीं देता रिटर्न आर्बिट्राज, बट आर्बिट्राज तो मतलब है कि लॉस नहीं होगा। लॉस तो अल्टीमेटली गेम बिल्कुल क्लियर है। देखो स्टॉक मार्केट में 4 चीज़ें होती हैं, हमें से 3 ही करनी है, वो चौथी नहीं करनी। तो मेरे जितने भी सिस्टम है वो चौथी चीज़ को इग्नोर करते हैं। 4 क्वाड्रेंट है। पहला क्वाड्रेंट क्या है कि आपका छोटा प्रॉफिट होगा। 4 चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो। आपका छोटा प्रॉफिट होगा। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, आपका छोटा नुकसान होगा। छोटा प्रॉफिट भी चलेगा, छोटा नुकसान भी चलेगा। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, आपका बड़ा प्रॉफिट होगा। मोस्ट वेलकम, भगवान की कृपा बड़ा प्रॉफिट हो गया। फोर्थ क्या हो सकता है आपके साथ, आपका बड़ा नुकसान हो गया। बस यही नहीं करना है। आप समझ रहे हैं, बस यही नहीं करना है। क्योंकि अगर एक बार बड़ा नुकसान हो गया सो सारी साइकोलॉजी हिल जाएगी, आप रिवेंज मोड में चले जाओगे और आपको वो कवर करने में बहुत टाइम लगेगा। सो पहले आप छोटे छोटे रिस्क के साथ काम कर रहे थे, बट आपने एक दिन अपने दिमाग से या अपने कंप्यूटर सिस्टम से स्टॉप लॉस ही हटा दिया। अब लॉस बड़ा हो गया, अब कैपिटल ही ड्रॉडाउन फेज में चला गया। वो ड्रॉडाउन से आप रिकवरी करने में लग जाओगे, कुछ नहीं बनेगा। सो हमारे जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं वो 3 चीज़ों के ऊपर अराउंड रिवॉल्व करती हैं। मेरी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए जो मुझे छोटा प्रॉफिट दे, छोटा नुकसान ले, चलेगा। किसी दिन हमारी किस्मत अच्छी है, जैसे कि ऑप्शन सेलर के लिए विक्स बढ़ी हुई है, अगर थीटा अच्छा मिल गया तो भैया दिन का 3% 3.5% भी बन जाएगा, बहुत बढ़िया है। बट 1% या 1.5% से ऊपर गंवाना नहीं है। इफ आई विल नॉट लूज बिग आई विल मेक मनी। सो जो भी हम करते हैं वो इसी के अराउंड वर्क करता है। सो हम ETF इन्वेस्टिंग करते हैं। ETF इन्वेस्टिंग में एक हमने अभी रिसेंटली एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें हमें लगता है सिर्फ इन्वेस्टिंग से साल का 30% से लेकर 50% बन सकता है, जिसमें कोई ट्रेडिंग की ज़रूरत नहीं है, जिसमें हम कोई भी स्टॉक नहीं खरीदेंगे। वो अपना सिस्टम हमने बनाया है। तो थोड़ा सा बताएं उस नहीं, सिस्टम उसका के बारे कोई में। कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कोई किसी को कोई कुछ बेच तो रहा नहीं हूँ कि मेरे को किसी को बताना है। वो हमारा सिस्टम है, बट हमारा बिल्कुल क्लियर है कि भैया 30% से 50% तक 30 बनेगा। ये हमें बैक टेस्टिंग बोलती है, ये हमें समझ आता है कि ये बनेगा। ये कैसे बनेगा, वो हमने एक ETF इन्वेस्टिंग का सिस्टम बनाया, तो उसका एक पोर्टफोलियो अलग बना दिया है कि वो इन्वेस्टिंग के अराउंड वर्क करेगा, जिसके अंदर रिस्क बहुत मिनिमम है, स्टॉक्स हम खरीदते नहीं है। सेकंड, हम क्या करते हैं, जैसे एल्गोज हैं, तो डिफरेंट एल्गोज हैं, जिसमें मेजॉरिटी एल्गोज ऑप्शन सेलिंग के अराउंड ही वर्क करती हैं और मेजॉरिटी एल्गोज नॉन डायरेक्शनल हैं। सो जिस दिन डायरेक्शन अगर आएगी तो भी हमारी एल्गो संभाल ही लेगी, बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी होगी तो 1% का नुकसान हो जाएगा। तो मैं आपके सामने बिल्कुल क्लियर बैठा हूँ, अभी भी एल्गो चली रही है। सो मुझे पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा खोने को क्या है, पाने को क्या है, वो 3:15 बजे मार्केट बताई देगी। सो एल्गोज पे हम काम करते हैं एंड थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं मार्केट में, अगर कुछ मिल जाए तो। उसके लिए हमने ऑफिस में ट्रेडर्स हायर करे हुए हैं, तो वो काम करते हैं। मतलब आपका ऑटोमेशन पे है मोस्ट ऑफ हाँ, तो रखना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा। रखना ही पड़ेगा। तो आपने जो ट्रेडिंग जर्नी जब स्टार्ट करी तो आपने डायरेक्ट ऑप्शन सेलिंग से करी स्टार्ट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मतलब ऑप्शंस इज समथिंग वेरी टफ टू अंडरस्टैंड। अगर एज अ लेमैन कोई भी एंटर करता है तो ऑप्शंस एक लास्ट में आता है, पहले हम लोग इन्वेस्टिंग से शुरू करते देखिए, हैं। आज की डेट में मुझे ऑप्शंस बहुत अच्छे से समझ आते हैं। मतलब मैं सिर्फ उसी चीज़ में, अभी मेरे को किसी एक बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छे उनके सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअरशिप बहुत अच्छी है, तो उन्होंने मुझे अभी फ़ोन किया और कहा कैसा चल रहा है, उनका बढ़िया चल रहा है, उनका भी अच्छा चल रहा होगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि अभी हमने रिसेंटली क्रिप्टो को एक्सप्लोर करना शुरू किया है और हम इसके अंदर ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, बेस्ट विशेस। तो कह रहे आप भी इंटरेस्टेड हो? मैंने कहा नहीं। कह रहे क्यों, अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी है। मैंने कहा मेरे को समझ नहीं आता, जो चीज़ मुझे समझ नहीं आती उसमें मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकता। मतलब हो सकता है मेरी बुद्धि थोड़ी लिमिटेड हो कि मुझे दुनिया की हर चीज़ नहीं आती, तो इसलिए मैं हर चीज़ की तरफ ध्यान भी नहीं देता। जो मुझे समझ आता है सिर्फ उसी पे ध्यान देना है। सो ऑप्शन सेलिंग पहले दिन से डेफिनेटली नॉट समझ ही नहीं आया, क्योंकि मैंने स्टार्ट तो स्टॉक से किया था, स्टॉक्स खरीदे थे। फिर उसके बाद थोड़ा सा समझ आया स्टॉक्स के ऊपर, मतलब 1 साल तो उसी में लग गया, उसमें कोई ट्रेडिंग कुछ खास नहीं करी। उसमें फिर ऑप्शन बाइंग की कुछ स्ट्रैटेजीज़ पे हमने काम किया। बाइंग में बहुत अच्छा पैसा बनता है, बट वो साइकोलॉजी बहुत ख़राब करती है मेरी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लोगों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि यू सी लॉसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस और वो परसेंटेज ऑफ लॉस बड़ा होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, बाइंग और सेलिंग की एग्जांपल देता हूँ। तो मान लेते हैं किसी के अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, तो जब कोई आदमी ऑप्शन बाइंग करेगा तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, किसी की कैपिटल 10 लाख की है, क्या वो 10 लाख से डायरेक्टली जाके ऑप्शन बाइंग कर सकता है? कर सकता है, कर सकता है, बट करेगा नहीं, क्योंकि उसका लॉस बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। क्योंकि अगर एक भी एसएल हिट हुआ तो कम से कम 25% का तो एसएल लेगा जब वो ऑप्शन बाइंग कर रहा है। बाइंग में तो लॉस बड़ा है। 20-25% कुछ नहीं है बाइंग में।
तो अगर वो बाइंग कर रहा है, उसका लॉस बड़ा है, तो वो 10 लाख रुपए कभी नहीं लगाता। आप सुनेंगे ज़्यादातर लोगों को जो बाइंग कर रहे हैं, वो 10 लाख अगर उनका कैपिटल है तो 50,000 या 1 लाख रुपए ही डिप्लॉय करते हैं, राइट। अब उनका रिस्क रिवॉर्ड क्या हो सकता है, 1:2 हो सकता है, 1:3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और वो रखना भी पड़ेगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में ज़्यादा है नहीं। अब मान लीजिए कोई आदमी 50,000 से बाइंग करता है और वो सोचता है मैं 50% का प्रॉफिट लेके निकलूंगा, विच इज़ वेरी गुड, बट हर दिन तो 50% मिलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं मिलेगा। तो मान लेते हैं उसे 20% का प्रॉफिट मिलेगा। तो 50,000 से उसने ट्रेड डाला, 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, 10,000 रुपये का प्रॉफिट, राइट। बट उसकी बाकी के 9,50,000 अकाउंट में पड़े हुए हैं जिसका वो कुछ नहीं कर सकता, तो वो पैसा वो यूज़ ही नहीं कर रहा। जब हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो अगर 10 लाख का कैपिटल है अकाउंट में तो 8 लाख रुपए को उठा लेते हैं, 9 लाख रुपए को उठा लेते हैं, 1 ही लाख छोड़ते हैं, वो भी कैश के लिए कि लॉस होगा तो कैश से सेटल होगा। और उसके अंदर क्या है कि पूरा कैपिटल यूज़ अगर हमने किया, मान लीजिए 10 लाख का यूज़ किया और हमने 1% ही बनाया, तो भी हमने 10% बना लिया, 10,000 बना लिया, 10,000 बना लिया। 10,000 बना लिया। तो मेरे लिए 1% सेलर के लिए और बायर के लिए 20% बराबर हो जाता है, क्योंकि अगर बायर पूरे कैपिटल से घुसेगा तो उसको लॉस बड़ा हो सकता है, वो पूरा कैपिटल लगाएगा ही नहीं, कभी नहीं लगाएगा, और लगाएगा तो मर जाएगा वो। वो लोग जनरली बाइंग में आते हैं तो 1 लाख की कैपिटल से ही शुरू करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल मैंने देखा है जिन्हें। पुष्कर भाई, मैं भी क्योंकि एक ट्रेडर हूँ और पिछले 10 साल से ट्रेडिंग ही कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा क्या फ़र्क है कि किसी के पास 10 लाख रुपए हैं तो वो क्या करेगा, 10 लाख के 1 लाख आप कह रहे हैं, मैं ज़्यादातर जो ट्रेडर मैंने देखे हैं वो 2-3 लाख 4 लाख से ऑप्शन खरीद लेगा। बाइंग कर लेंगे। तो जब आप 4 लाख से खरीद रहे हैं तो यू आर बाइंग एबनॉर्मली वेरी हाई क्वांटिटी, राइट, एब्सोल्युटली। ठीक है। जब आप 10 लाख से बेच रहे हैं तो आप 5 या 6 या 8 ही लॉट बेच पाएंगे। तो जो अगर आप 20% का भी रिस्क ले रहे हैं तो आपका रिस्क भी बहुत ज़्यादा छोटा है एज कम्पेयर टू योर कैपिटल। मतलब 10 लाख आपने लगाए तो आप कितने लॉट बेच पाएंगे, मैक्सिमम 10 ही लॉट बेच पाएंगे। आप हेज मार के 20 बेच सकते हो, बट मैक्स। हाँ, मतलब वो तो एक तरीका है, लेकिन 20 ही लॉट बेच पाएंगे, लेकिन खरीदने में तो आप 100 लॉट भी खरीद हाँ सकते हाँ, हैं। ज़्यादा खरीद सकते हो, ठीक बात। तो इसलिए जो बायर और सेलर का वो है, क्योंकि बायर जो होता है ना वो कभी ना तो रिस्क रिवॉर्ड की परवाह करता है ना पोजीशन साइजिंग को समझता है। मुझे बाइंग बड़ी अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है कि मैं बाइंग नहीं करता, बट हम पोजिशनल जाते हैं। जैसे अभी मेरा एक कोई व्यू है मार्केट को लेके, तो हम हज़ार इन द मनी ऑप्शंस खरीदते हैं, वो भी कम से कम मान लीजिए बाई वीकली एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी। बट उसमें फोकस पैसा कमाना नहीं होता, पोर्टफोलियो हेजिंग होता है। बट ऐसा नहीं मैं बाइंग नहीं करता या बाइंग बेकार है, बाइंग बहुत अच्छी चीज़ है, बट हमें अपना रिस्क पता होना चाहिए। अगर मैंने 2 लाख की ऑप्शन बाइंग करी है तो मैं 50,000 के लॉस पे भी काटूंगा नहीं, क्योंकि मेरा व्यू क्लियर है वो, क्योंकि पोजिशनल व्यू है। बस ठीक है सर, सबका अपना अपना है, तो ट्रेडिंग में सब महारथी हैं, हम तो बच्चे हैं छोटे से। इवन मैं भी ऑप्शन सेलर ही हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। पुष्कर जी, जैसे आप 72 रूल फॉलो करते हैं, जैसे आज जो यंग जनरेशन है जो सैलरीड है, अगर उन्होंने इन्वेस्टिंग शुरू करनी है तो वो क्या करे और कितनी अमाउंट से करे? मींस अगर एक मान लीजिए एक बंदा है वो 50,000 की सैलरी ड्रॉ करता है, तो आपके हिसाब से अगर ट्रेडिंग उसने ट्रेड में एंटर करना है या इन्वेस्ट करना है तो वो कैसे करे इस चीज़ को? सी एक तो रूल ऑफ 72 क्या होता है, सिंपल सी चीज़ है। आपका जो भी आपको निकालना है कि कितने साल में आपका पैसा डबल होगा, तो रूल ऑफ 72 से पता लग जाता है। तो एग्जांपल, आपको साल का 12% का इंटरेस्ट आता है कहीं से, एफडी से तो नहीं आएगा, बट अगर आप 12% का इंटरेस्ट निकालते हैं तो 72 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब 6 साल में आपका पैसा डबल होता है। तो अगर वो आपका 24 हो गया तो आपका 3 साल में पैसा डबल होता है। तो पैसे को डबल करना बहुत ज़रूरी होता है, वो आपको जितनी जल्दी समझा उतना अच्छा है, क्योंकि कंपाउंडिंग ओवर द ईयर्स एक अलग लेवल का काम कर जाती है। क्योंकि अगर 1 लाख से पैसा डबल होता है तो 1 का 2 बनता है, फिर 2 का 4 बनता है, और 4 का 8, 8 का 16, तो 1 लाख से 16 लाख की जर्नी वो कंपाउंडिंग के थ्रू होती है। अब कंपाउंडिंग का बेनिफिट स्टॉक मार्केट में लोगों को हो सकता है अगर वो कुछ चीज़ों को समझें। पहली बात तो आपको वेल्थ क्रिएट करना है, आपको ये नहीं करना आज मार्केट ऊपर है बेच देता हूँ, जब नीचे थी खरीद लिया। तो अगर आप ऐसा सोचते रहेंगे तो आप कभी परफेक्टली टाइम नहीं कर पाएंगे मार्केट को। तो ट्राई करो। आप देखो, जिसने रियल एस्टेट में पैसा बनाया, किन्होंने बनाया? अरे दादाजी ने खेत खरीदे थे उस टाइम पे, तो कुछ 500 रुपये का खेत खरीद लिया था, आज वो 5 करोड़ का हो गया। तो वो वेल्थ बनी क्योंकि उसे खरीदा और कभी बेचने के बारे में सोचा नहीं, टाइम भी दिया। सो इन्वेस्टर वो आदमी है जब कोई भी चीज़ खरीदता है तो उसे बेचने के बारे में नहीं सोचता। मान लीजिए सर ने बहुत अच्छी ज्वेलरी पहनी हुई है, डायमंड खरीदा, तो आपने क्या बेचने के बारे में सोचा? नहीं सोचा।
आपने अपने लिए कोई ज्वेलरी खरीदी, आपने क्या कभी सोचा कि मैं बेचूंगी उसे? नहीं, नेवर। सो वो आपकी वेल्थ का पार्ट बन गया। वो हम जनरेशन्स को पास करने के लिए बेसिकली लेते हैं। आप अपने लिए आपने सोचा ही नहीं कि उसे बेचेंगे, पास करेंगे, क्या करेंगे, बस खरीद लिया, अब फॉरगेट अबाउट इट। सिमिलरली जब हम कोई स्टॉक या ETF खरीदते हैं, स्टॉक्स थोड़े से अलग है, मैं ETF का ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ क्योंकि मैं इन्वेस्टिंग उसी में करता हूँ। सो स्टॉक्स में डेफिनेटली आपको ज़्यादा अपसाइड दिख सकता है, बट उसका डाउनसाइड पोटेंशियल भी बहुत ह्यूज होता है। ETF में क्या आपका पैसा डूबेगा नहीं, पॉइंट नंबर 1। सो मेरा बिल्कुल क्लियर है ज़िंदगी का सिद्धांत आज की डेट में, बड़ी मेहनत से पैसे कमाए भाई, जाने नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़, आप कभी स्टॉक्स में एवरेजिंग नहीं कर सकते, हम ETF में एवरेजिंग कर सकते हैं। तो मैं वेलकम करता हूँ यार, क्रैश आए ना, गिरे मार्केट 10% 20%। अभी रिसेंटली इलेक्शन वाले दिन मार्केट गिरी थी, ठीक है, जो इलेक्शन का रिजल्ट वाला दिन था, अप्रॉक्सीमेटली जो निफ्टी थी 8.5% से ऊपर गिर गई थी, आप 10 ही पकड़ लीजिए। बैंक निफ्टी भी ऐसे 10% से ऊपर गिरी थी। तो कहने का मतलब क्या है कि 10% मार्केट गिरी। लोगों के पोर्टफोलियो, क्योंकि उनके पास स्टॉक्स थे, मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स थे, उन्होंने एग्रेसिव पोर्टफोलियोज बनाए हुए थे, उनके पोर्टफोलियो 33% करेक्ट हो गए, 30% मैं सोच भी नहीं सकता। मेरा पोर्टफोलियो लगभग 1.5% करेक्ट हुआ था, 1.5% गिरा था, तो कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ा। पॉइंट नंबर 2, ये लोगों को पता नहीं है तो मैं कुछ सीक्रेट्स बताता हूँ ETF के। पॉइंट नंबर 2, मैंने वहाँ पे एवरेजिंग करी, गिरा तो मेरा रूल है, मेरा सिद्धांत है मार्केट गिरेगी तो मैं खरीदूंगा। आज जो ETF गिरे हुए हैं मैंने सुबह खरीद लिए उन्हें, पर टाइमिंग है, मतलब वैसे तो मैं लोगों को कहता हूँ मार्केट क्लोजिंग टाइम पे खरीदना, तो बट मैं उसमें भी एवरेजिंग के मेरे सिद्धांत है तो मैं उन्हें फॉलो करता हूँ। ETF की सबसे बड़ी चीज़, निफ्टी गिरा लगभग 8.5% से ज़्यादा। उस दिन का आप चेक कीजिएगा, निफ्टी 20 कितना गिरा? 3%। निफ्टी 20 नहीं गिरा, 8%। वो नहीं गिरा, वो होल्ड कर लिया उन्होंने, क्योंकि अगर उन्होंने ETF बेच दिया तो स्टॉक्स और बहुत दबा के गिरेंगे, क्योंकि ETF के अंदर भी स्टॉक्स हैं। सो जो उसके फंड मैनेजर्स हैं उन्होंने उस दिन पूरी सेलिंग नहीं करी, वो अगले दिन जाके उसे बैलेंस आउट कर देते हैं वो। बट अगर मार्केट इमीडिएटली गिरती है तो स्टॉक्स तो एग्जैक्टली रेप्लिकेट करेंगे, फ्यूचर्स एग्जैक्टली रेप्लिकेट करेगा, फ्यूचर में पूरा नुकसान आएगा जितना आपका मार्केट गिरेगी, बट ETF नहीं गिरते। एग्जाम्पल एक और देता हूँ, कल नैस्डैक 2.5% करेक्ट हुआ, 2.5% से ऊपर। सुबह सुबह आपके पास मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक का ETF है, अगर आपने देखा मार्केट गिरी थी, नैस्डैक सुबह 1.4% डाउन खुला, जो ETF है मॉन 100, तो वो ETF अभी पूरी तरीके से नहीं गिरा है, गिरना है, वो भी बाद में आ गया 2.5% पे, 2.6% फिर से आ गया वो। सो उसे गिरना है, बट वो होल्ड करके रखते हैं। तो अगर आपको कभी दिखता ना कि एकदम से पैनिक हो गया कुछ मार्केट में, कोई अटैक हो गया, कोई वॉर हो गया, अरे मैं पैसों का क्या करूँगा, तो आपको उतनी बड़ी चोट नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी चोट आपको? क्योंकि आपका ETF पूरा फ्री फॉल नहीं करेगा, स्टॉक करेगा, फ्यूचर्स करेंगे, ऑप्शंस में पूरा नुकसान आएगा, बट आपका ETF बचा लेगा। ये लोगों को पता ही नहीं है। और यहाँ पर तो हम आर्बिट्राज ढूंढ लेते हैं, अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है हम तुरंत आर्बिट्राज ढूंढ लेते हैं उसमें, क्योंकि आपको आर्बिट्राज बता देता हूँ कैसे हुआ। मान लीजिए सर ने बोला कि भाई मार्केट गिर गई 8%, ETF गिरा 3.5%, 3% मान लेते हैं, अभी उसे 5% गिरना बाकी है ETF को, है ना? बिल्कुल, क्योंकि वो वहाँ तो आएगा ही 5% गिरना बाकी है, मार्केट हो सकता है बाउंस बैक करे। तो अगर आपके पास ETF है, मान लीजिए निफ्टी 20 है, तो आप उसे आगे शॉर्ट कर सकते हो, मतलब बेच दो आप उसे और फ्यूचर्स खरीद लो, तो 5% का गैप आप कमा सकते हो। तो अभी आपको मतलब ऑडियंस को थोड़ा दिमाग लाना पड़ेगा, बट मैंने एक बहुत तगड़ी स्ट्रैटेजी दी है लोगों को। मैं समझा देता हूँ लोगों को। देखिए पुष्कर भाई क्या कर रहे हैं, पहले तो ये उन लोगों के लिए है जो नॉन लेवरेज्ड हैं, ये उन लोगों के लिए गेम नहीं है जो लेवरेज लेके के अकाउंट में 3 लाख है एक फ्यूचर ले लो, उन लोगों के लिए नहीं है। व्हाट ही डज इज़ कि अगर हमारे एक फ्यूचर की वैल्यू 9 लाख रुपए है तो ये 9 लाख का ETF खरीदते हैं, ये फ्यूचर नहीं लेते। अब इन्होंने क्या किया कि जब देखा कि 3% ETF गिरा हुआ है और फ्यूचर 8% गिरा हुआ है, तो इन्होंने अपने ETF छोड़ दिए और फ्यूचर बाय कर लिया फॉर दैट टाइम पीरियड। तो इनको क्या हुआ, 100 रुपये की चीज़ इन्हें 95 की मिल गई, क्योंकि 5% का जो गैप था वो इन्होंने फ्यूचर से कवर कर लिया। एम आई राइट? राइट सर। तो लेकिन ये सिर्फ मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए है जिनके पास बड़ा पैसा है, जो पूरा पैसा लगा के काम करते हैं। सिर्फ वो ये नहीं करते कि 2 लाख 2.5 लाख 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख अकाउंट में है और फ्यूचर खरीद लो और उसका बेनिफिट उठा लो।
सिर्फ हमारी स्ट्रैटेजी पे लोगों को पहुंचने के लिए 10-10 साल लगेंगे Yes. क्योंकि मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट में, मेरे को 3-3.5 साल हुए हैं। ऐसा ही जैसे आप कुछ कर रहे हैं ऐसे ही हम भी करते हैं। हम क्या करते हैं, ETF ले लेते हैं, उसके सामने पुट खा लेते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए उस दिन 8% गिरा, तो हमारी 500-600 वाली पुट, क्योंकि हम दिसंबर की पुट लेते हैं, तो 500 वाली पुट 1200 हो गई। हमने वो बुक करके दोबारा 500 की पुट ले ली, और जो पैसा उससे कमाया उसके एडिशनल ETF ले लिए। ठीक। सो दिस इज ऑल्सो वन एंड द सेम थिंग, बट इसमें ये है कि हम फ्यूचर में नहीं जाते। मैंने एक एग्जांपल दिया हाँ। था, हम जरूरी मैं यही करता हूँ। हाँ, वो मैं आप तो- भी हो सकता है हाँ, वही तो करते मैं तो हो। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि नहीं मैं ये नहीं करता हूँ, बट मैं कहने का मतलब है कि देयर आर मल्टीपल थिंग्स। आपकी Yes. कॉम्बिनेशन तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो बहुत बहुत सारे हैं, है। कुछ भी बनाओ। बट एक्चुअली क्या है, मार्केट ना डायनामिक है, एक चीज़ पे पैसा नहीं देती। मान लीजिए कोई आर्बिट्राज करता होगा तो समझेगा, वरना जैसे कोई बॉक्स करता था, अब वो पैसा नहीं दे रही है ना, कन्वर्जन रिवर्जन उतने पैसे नहीं दे रहे, नहीं मिल रहा। तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज शायद आपको पता भी नहीं है और हमें भी नहीं पता, तो हम भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप भी एक्सप्लोर कर रहे हो। बट इसमें कमाल की बात क्या है, जब हम इतने टेस्टिंग करते हैं ना, तो ये देखना है कि चल क्या रहा है। जो चीज़ चल रही है उस पर पैसे बढ़ाते रहो, जब वो चीज़ चलनी कम हो जाएगी तो उससे पैसे हटा के दूसरी चीज़ें करेंगे। तो जो चीज़ मेरी चल रही है उसमें मेरा मैक्सिमम फंड एलोकेटेड है, उस तरीके से हम काम कर रहे हैं। तो पुष्कर भाई, अभी जैसे आपने कहा कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्टेड है, तो डाइवर्जन में ऐसा नहीं है कि स्टॉक में ही आपने डाइवर्जन कर रखा है। आपने कुछ पोर्शन इक्विटी में लगा रखा है या स्टॉक मार्केट में, और कुछ पोर्शन आपने बताया कि आपने रियल एस्टेट में लगा रखा है। तो इसका भी कोई फंडामेंटल फार्मूला यूज़ कर रहे हैं आप कि मैं 100 रुपये हैं तो 50 वहाँ लगाऊंगा, 50 यहाँ लगाऊंगा, या वो आप किस तरीके से मैनेज करते हैं? सी जब आपने बात करी कि रियल एस्टेट और स्टॉक्स, उसमें क्या है कि कुछ इन्वेस्टमेंट हमने कर दी है, स्टॉक्स में कर दी है, मेजर रियल एस्टेट में कर दी है। तो अब क्या है कि मेरा ये रूल हो गया कि स्टॉक मार्केट का पैसा स्टॉक मार्केट में लगेगा अच्छा। और रियल एस्टेट का पैसा रियल एस्टेट में लगेगा। तो Okay. वो वहाँ से अगर कमाई होगी तो वहीं से बढ़ेगी वो। अब मैं यहाँ से यहाँ नहीं करूँगा, वो रेयर है। अब मैं फिर से अपने एक सवाल, जो 3 सवाल पहले मैंने पूछा था, कि मैं आपको आज की तारीख में क्या समझूं कि आप एक ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर यार, एक हैं, छोटे से आदमी हम कंटेंट तो- क्रिएटर नहीं, हैं, नहीं, नहीं। हाँ, और मैं सबसे ज़्यादा आपकी कमाई में नंबर्स नहीं पूछ रहा, लेकिन आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ से कमाते हैं? देखिए, अगर मैं आपकी एनुअल इनकम की बात करूं तो व्हाट इज द मेजर हेड ऑफ सोर्स ऑफ इनकम? सी आई हैव डाइवर्सिफाइड माय इनकम्स आल्सो लाइक दिस, कि ऐसा नहीं बोल सकते कि एक जगह से मेजर आ रहा है। जी जी। कभी कुछ अच्छा चलता है, कभी कुछ अच्छा चलता है, कभी रियल एस्टेट बहुत अच्छा चलता है। बट रियल एस्टेट की कमाई को कमाई तो मानता ही नहीं मैं, क्योंकि वहाँ पे अगर कुछ भी वेल्थ क्रिएट हुई तो उसी में लग जाती है। उसी में लग जाता और स्टॉक मार्केट में भी ऐसे ही होता है कि कुछ कमाते हैं तो कभी विड्रॉ नहीं करते, मतलब ऐसा सच विड्रॉल वाला प्रोसेस है नहीं मेरा कि मैं उससे विड्रॉ करके घर चला रहा हूँ। तो अल्टीमेटली मतलब कमाई के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए यूट्यूब और प्रमोशन बहुत अच्छा रहता है, एफिलेट से भी कुछ पैसे आते ही हैं, और स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट से वेल्थ क्रिएट हो रही है। तो जो हम कमाते हैं उसमें से ट्राई करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करते रहें। ऐसा नहीं है, देखिए मार्केट में क्या है, जब मैंने स्टॉक मार्केट को समझना शुरू किया तो समझ आया हम तो यार चीटी भी नहीं है। जी। मतलब अगर हम समुद्र की बात करें तो हम एक ड्रॉप भी नहीं है। ड्रॉप बोलना भी बड़ी बात होगी, बिकॉज ये मार्केट इतनी बड़ी है, ये विशाल का है। बस आपको क्या करना है, फ्लो के साथ रहना है। जस्ट बी विद द फ्लो, बी विद द स्मार्ट मनी, एंड आप लॉन्ग टर्म में वहाँ से पैसे बनाएंगे। सो ये मेरा मानना है। तो पुष्कर भाई, जैसे अभी बिल्कुल मार्केट 24,300, 24,400, 200 चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से कोई करेक्शन की हम उम्मीद करें, या जैसे ये लोग, एक र्यूमर भी है कि बबल है, ये फट सकता है, ये गिर सकता है, तो इसकी कुछ आपकी अंदेशा या कुछ शॉर्ट टर्म आपका? में चलो एक अभी यहाँ पे एक सीक्रेट ही बता देता हूँ, लोगों को ही बता देता हूँ। जी जी जी। So, मैं कैसे देखता हूँ मार्केट को, मैं अपना नज़रिया बता रहा हूँ। अगर आपको ये देखना है कि मार्केट यहाँ से करेक्ट हो सकती है, तो आप सबसे पहले जाके इंडिया विक्स को देखो। ओके। और इंडिया विक्स के साथ आप देखो कि कोई इवेंट नियर है, जैसे बजट नियर है। अब एक बात समझो कि बजट आ रहा है, इवेंट आ रहा है, इवेंट पे विक्स तो होता है 20 का, 22 का, 25 का, 30 का, 20 तो मान लो। अभी चल रहा है 14, बिना मार्केट को गिराए 14 का 20 तो नहीं होगा। मैं ऐसे देखता हूँ, बिना छोटे मोटे भी फॉल चाहे 2% का है, बट बिना फॉल के विक्स 20 नहीं जाएगा, फॉल तो चाहिए। तो ये एक शॉर्ट टाइम करेक्शन तो बोल ही नहीं सकते 2-4% को, बट 2-4% से आपको ये समझ आ जाएगा कि विक्स तो बढ़ेगा। और वो 2-4% में भी एक व्यू तो अच्छा ही है, वो भी होना। पॉइंट नंबर 2 क्या है, मैं बिल्कुल नहीं देखता मार्केट को यहाँ से मार्केट 50% गिर जाएगी अभी फिलहाल के लिए। रीज़न, इंडिया अभी ठीक ठाक स्टेबल है। फिर मैं देखता हूँ दूसरी चीज़ किसे, वो होती है सीजनैलिटी।
सीजनैलिटी ये कहती है कि जुलाई तक की सीजनैलिटी स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी सीजनैलिटी है। मतलब अगर आप 25 साल का हिस्टोरिकल डेटा उठाएंगे तो अप्रैल, जून और जुलाई मार्केट के लिए अच्छे होते हैं। आप 25 साल का डेटा स्टडी करेंगे तो अगस्त के बाद से आप बहुत ज़्यादा बुलिश ना हो तो बेटर रहता है, क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी करेक्टिव होते हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी करेक्टिव होते हैं। आप इस साल का भी उठा लो, पिछले साल का भी उठा लो और 25 साल का डेटा देखो। तो मैं तो डेटा को बहुत स्टडी करता हूँ। तो मैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी बुलिश होता नहीं हूँ इंट्रिंसिकली, बट मैं अभी बोलूँ मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाएगी, कोई बबल चल रहा है, शायद नहीं। क्योंकि फिर तीसरी चीज़ मैं देखता हूँ कि मार्केट का पीई क्या चल रहा है। ओवरऑल मार्केट का जो पीई है वो एवरेज क्या रहता है और अभी चल क्या रहा है, तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड नहीं है कि मैं उसे बबल बोल दूँ। फिर आपके पास और भी रेशियोज हो जाते हैं, जैसे कि आप वॉरेन बफे इंडिकेटर देखते हैं, जिससे आप मार्केट कैपिटलाइजेशन और जीडीपी से अनुमान लगाते हैं कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। सो ये बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं और उसके हिसाब से फिर ये भी देखना है कि अल्टीमेटली जो हमारी इंडियन मार्केट्स हैं, ओवरऑल एक लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल का एक विजन अगर मैं लेके चलूँ तो वो कैसी दिख रही है। अब यहाँ पर क्या है कि लुकिंग एट ओवरऑल थिंग्स, तो मैं सिर्फ इंडिया की मार्केट नहीं देखता, मैं यूएस की भी देखता हूँ, चाइना की भी देखता हूँ। तो अब मुझे क्या दिख रहा है, अगर आप मेरे से पूछें कि मुझे चाइना का बाजार बहुत अंडर वैल्यूड दिख रहा है, मुझे दिख रहा है उसमें स्कोप ज़्यादा है, तो मैं उसमें इन्वेस्टिंग करता ही हूँ। तो हम इंडिया में बैठ के चाइना को भी खरीद सकते हैं, हैंग सेंग खरीद सकते हो आप, एमएच के टेक खरीद सकते हो। तो मैं चाइना को अंडर वैल्यूड देखता हूँ। इंडिया को मैं देखता हूँ हाँ भाई ग्रो तो करेगा, बट इसके अंदर बीच में आपको करेक्शंस मिलते रहेंगे। फॉर मी करेक्शन इज एन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज मैं टाइम नहीं कर सकता मार्केट को, मैं बहुत इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि मैं टाइम करूँ जी कि अभी होगा। बट यस, जब होएगा तब मैं पकड़ लूँगा। नहीं, उसमें पोजिशनल व्यू रखता हूँ। जैसे अभी मेरा एक पोजिशनल शॉर्ट टर्म 10 दिन का व्यू है कि एक फॉल एक्सपेक्टेड है मुझे विक्स बढ़ाने के लिए, ये एक शॉर्ट टर्म ऑब्जर्वेशन है। फिर जब नवंबर, दिसंबर, जनवरी आएगा तो मैं करेक्टिव हो सकता हूँ मार्केट को देखते हुए कि उस टाइम पे मैं बुलिश तो नहीं हूँ। तो इस तरीके से मैं ओवरऑल देखता हूँ। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं सही भी हो सकता हूँ, बट ज़्यादातर टाइम अगर कोई बंदा टॉस भी करेगा कॉइन को और वो बोलेगा हेड आएगा तो मैं बुलिश हो जाऊंगा, टेल आएगा तो मैं बेरिश होऊंगा, वो भी 50-50% ठीक हो सकता है जी। तो मेरी थोड़ी सी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन मुझे 65-70-75% करेक्ट बना देगी। 100% तो मैं भी नहीं हो सकता, वो उसी से काम हो जाता है। तो आप जो भी ट्रेडिंग करते हैं आप इस सिनेरियो से करते हैं कि मेरा लॉस बहुत लिमिटेड हो और मेरी कैपिटल मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोटेक्टेड रहे। Right. एग्जैक्टली। तो आप हमारी ऑडियंस को कोई जैसे आप आए हैं तो इट्स ऑब्वियस कि आप ऑप्शन सेलर हैं, तो पीपल एक्सपेक्ट कि आप कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बताएं जो थोड़ी आजकल वर्क कर रही हो, मनी मेकिंग स्ट्रैटेजी। पहले तो मैं बताता हूँ काम क्या नहीं कर रहा है, काम नहीं करना, एग्जैक्टली। ठीक है। सो अगर आप निफ्टी में जाके जीरो डेटी कर रहे हैं तो पिछले 1 साल से आपने पैसे नहीं बनाए अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो Okay. निफ्टी इज़ द वर्स्ट परफॉर्मिंग एसेट फॉर ऑप्शन सेलिंग फॉर ऑप्शन ट्रेडर्स इन लास्ट एटलीस्ट 1 to 2 years। सेंसेक्स और मिड कैप के अंदर जो स्पाइक्स हैं वो जीरो ड्यूटी वाले ऑप्शन सेलर्स को बहुत परेशान कर रही है जी। जो कि हम करते ही नहीं, हमें पता ही मतलब हम उस पर ध्यान नहीं देते, बट हम देख तो रही हैं सब कुछ। तो जो स्पाइक्स हैं अभी मार्केट में रिसेंटली, अगर मैं एग्जैक्टली बात करूं, अप्रैल से आने शुरू हुए हैं। अप्रैल में बहुत ज़्यादा रहे, अप्रैल में मई में रहे, जून में अच्छा पैसा बना है, जुलाई में फिर से स्पाइक्स आए हैं। तो जो स्पाइक्स हैं ये मार्केट में ऐसा नहीं है कि अभी आ रहे हैं, आते ही रहते हैं। मतलब मैं बहुत पुराना नहीं हूँ इसलिए मैंने बहुत पुराना तो नहीं देखा, बट जितनी मैंने स्टडी करी उसमें समझ आया कि ये फेजेस होते हैं। सो ऑप्शन सेलर्स अगर किसी ने अप्रैल में शुरू करी होगी ऑप्शन सेलिंग तो वो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स में नहीं होगा, लॉस में भी नहीं होगा, बट बहुत अच्छे प्रॉफिट में नहीं होगा अगर वो नॉन डायरेक्शनल है खासकर तो। और डायरेक्शनल भी पैसा नहीं बना पा रहा होगा क्योंकि स्पाइक का मतलब होता है ऊपर जाना वापस नीचे आ जाना, तो उसके स्टॉप लॉस बहुत फ्रिक्वेंट हो जाते हैं। और बड़े प्लेयर शायद जानते हैं कि लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ तक है, तो वहाँ तक अब उनके सौदे कैसे लगते हैं। एग्जाम्पल वो कोई शेयर खरीद रहे हैं, एग्जाम्पल HDFC बैंक है जिससे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को वो कहीं ना कहीं ड्राइव कर सकते हैं। सो जो HFT फर्म्स हैं वो क्या कर रही हैं, उनके पास मान लीजिए 1000 करोड़ की होल्डिंग HDFC बैंक की, 1000 करोड़ रुपए मार्केट पे जाके उन्होंने सेल मारा तो सारे लिमिट ऑर्डर ट्रिगर होते रहे, तो उससे क्या होगा, एक बहुत बड़ी सी कैंडल बनेगी, बट उनका दूसरा ऑर्डर साथ साथ ही लगा है बाइंग का। जहाँ से उनका सेलिंग का पूरा खत्म हुआ वहीं से, क्योंकि उन्हें वापस लेकर जाना है ना, वो थोड़े से टाइम के अंदर वो ऑप्शंस में कमा जाते हैं।
क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी ऑप्शन में क्या पोजीशन बनी हुई है. सो बड़े प्लेयर इस वक्त थोड़ा सा मार्केट में खेल रहे हैं रिटेलर्स के साथ, तो इसीलिए रिटेलर्स को डम मनी भी बोलते हैं. व्हाट रिटेलर्स आर डूइंग, दे आर डम पीपल, जस्ट टेक मनी फ्रॉम देम. सो स्मार्ट मनी क्या करता है, डम मनी से पैसे कमाता है. बट अब क्या है कि रिटेलर थोड़े से इंटेलिजेंट भी हो रहे हैं. वो ये देख रहे हैं स्मार्ट मनी क्या कर रहा है, तो वो स्मार्ट मनी के साथ होना शुरू हो गए हैं. बट अभी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. एक मूवी है डम मनी, नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी. सो क्या हुआ था, एक स्टॉक था गेम स्टॉप यूएस के अंदर. तो वो $3 का चल रहा था, पेनी स्टॉक मान लीजिए. कंपनी बर्बाद थी एक तरीके से. तो स्मार्ट मनी ने क्या किया, उसमें शॉर्ट सेलिंग की पोजीशंस बनाई और 100% से ऊपर की पोजीशन बना दी. 120-130% की शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन क्रिएट कर दी. तो उनके लिए कमाने के लिए कितना था, बर्बाद हो रही है कंपनी, तो $3 उनके लिए पास मैक्सिमम कमाने के लिए थे. अब एक कंसेप्ट क्या होता है, शॉर्ट स्क्वीज. अगर आपने शॉर्ट किया है तो आपको खरीदना भी पड़ेगा अपनी पोजीशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए. तो क्या कर रहे हैं, वो $3 का बेच के $1 का खरीद लेंगे, तो $2 की कमाई होगी एग्जाम्पल उनकी. तो हेज फंड्स थे यूएस के बड़े बड़े, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे शॉर्ट मारा. और किसी एक आदमी ने जो नया नया यूट्यूबर बना था, उसने क्या किया, उसका यूट्यूब का चैनल था रोरिंग किटी, शायद यही था. तो उसने क्या किया, उसने 50,000 शेयर्स खरीदे गेम स्टॉप के और उसके बारे में लिखना शुरू कर दिया, उसके बारे में बोलना शुरू कर दिया और बोला ये आई लाइक दिस स्टॉक. कोई रिकमेंडेशन नहीं दी, बट कहने की बात है, मतलब उसने मैनिपुलेट किया. तो उसने क्या किया, पूरी है ना एक स्टोरी क्रिएट करी. स्टोरी क्या क्रिएट करी, ये जो अमीर लोग होते हैं ये गरीबों से हमेशा पैसे कमाते हैं, हम गरीबों को कोई स्टॉक मार्केट में कमाने की अपॉर्चुनिटी नहीं है. आप लोग ये स्टॉक जो है इसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर हम इस स्टॉक को ऐसा बढ़ा देंगे, खरीदेंगे तो शॉर्ट स्क्वीज हो जाएगा, जिससे ये $3 का शेयर 3 गुना 4 गुना 10 गुना हो सकता है. तो उन्होंने बेसिकली जंग छेड़ दी. और वहाँ पर एक नया नया प्लेटफॉर्म आया था ट्रेडिंग का, रॉबिनहुड. तो उसने वो जीरो कमीशन पे काम करना शुरू किया था. तो लोगों के पास, रिटेलर्स के पास हाथ में ना पावर आ गई थी खरीदने की. तो उसने क्या किया, एक यूट्यूबर की पावर बता रहा हूँ मैं आपको, एक यूट्यूबर की पावर. तो मैं बस इस तरीके से बताऊंगा. तो जो रोरिंग गिटी वाला जो बंदा है, उसकी वाइफ ने पूछा, उसने शॉर्ट स्क्वीज कराना शुरू कर दिया. तो $3 का शेयर आप मान लीजिए $80 तक पहुंच गया, और भी ऊपर गया था. तो आपको चार्ट पे 80 दिखेगा, वो 300 तक गया था एक्चुअली. तो आप समझ रहे कितनी बड़ी पिटाई हुई थी हेज फंड की. तो उसकी वाइफ ने पूछा कि आज कितने का प्रॉफिट हुआ. कहता है $1 मिलियन. कह रही कल कितने का हुआ था. कहता है $1 मिलियन. ठीक है. अगले दिन पूछती है कितने का प्रॉफिट हुआ. कहता है $5 मिलियन. कहती है इसका मतलब क्या हम अमीर हो गए हैं. कहता है हाँ, अमीर तो हो ही गए हैं. बिल्कुल, इतना पैसा आ रहा है, आ रहा है, पैसा तो और भी ज़्यादा आया. जो हेज फंड जो चला रहा था बंदा, उसकी वाइफ ने पूछा आज कितने का लॉस हुआ. कहता है $1 बिलियन. क्योंकि अकेले उसने थोड़ी कमाया था, उसने तो पूरी कम्युनिटी को खरीदवा दिया था. कि कल कितने का लॉस हुआ था. कहता है $1 बिलियन. अगले दिन पूछती है कितने का लॉस हुआ. कहता $6.5 बिलियन. तो उसने वो हेज फंड ही बंद करा दिया. मैं आपको यूट्यूबर्स की पावर बता रहा हूँ, बट इंडिया में क्या ये करना नहीं चाहिए. इट्स लाइक मैनिपुलेशन. ठीक है, तो आप मैनिपुलेट कर ही रहे हो आप ऑडियंस को, तो वो सही नहीं है. बट ऑल्दो मैं आपको बस एक पावर बता रहा हूँ कि अगर कोई इन्फ्लुएंसर है, तो आज हम जिस स्टेज पर बैठे हैं, हमें पता है हमारे पास क्या पावर है. बट उस पावर का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना. आप अपने फायदे के लिए गलत इस्तेमाल कर सकते हो, बट मुझे वो एथिकल नहीं लगता, वो नहीं करना चाहिए. बट कई लोग छोटे स्टॉक्स में आज भी कर रहे हैं, इसीलिए सेबी दोनों के लिए स्ट्रिक्ट हो रही है. कुछ फिन इन्फ्लुएंसर्स जो शैतानी कर रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग जो, जैसे मैंने बोला कि जो रिटेलर्स को परेशान करके पैसा कमा रहे हैं, और वो इंडिया की फर्म्स ही नहीं, तो इंडिया से बाहर पैसा जा रहा है. तो रिटेलर्स का जो नुकसान हो रहा है, वो सोचते हैं यार हम कैंडल सीख लेंगे, चार्ट पैटर्न सीख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये हो जाएगा, हो जाएगा. होना कुछ नहीं. अल्टीमेटली दे लूज मनी. बिकॉज पैसा मार्केट में स्ट्रैटेजी से नहीं बनता, ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग से नहीं बनता. पैसा बनता है रिस्क मैनेजमेंट से. हर दिन मार्केट आपको लॉस नहीं दे सकती, हर दिन मार्केट आपको प्रॉफिट नहीं देगी. तो मैंने आपको 4 चीजें बताई थी आपके साथ क्या हो सकता है. बस आखिरी वाली नहीं होगी तो आप अल्टीमेटली पैसा कमाओ. If you are not losing, you are gaining. You will gain. You will I gain. cannot say you are gaining right now, but you will eventually gain. Ultimately, wealth creation होगी ही होगी अगर हम अपने रिस्क मैनेज करके रिस्क चलें। मैनेजमेंट, पैसा रिस्क मैनेजमेंट से बनता है. मुझे तो ये समझ आया अभी तक. अभी तक तो आप आपके अकॉर्डिंग जो भी करें बिल्कुल सही तरीके से करें
और अच्छे तरीके से पैसा कमाया बड़ा जाए। रिस्क ना ले। बड़ा रिस्क ना लें। वो कहते हैं रिस्क है तो इश्क है। तो दोस्तों, खूब बातें करी हमने पुष्कर भाई से, खूब सीखने को मिला, लेकिन क्रक्स जो है वो यही है कि मेहनत करनी पड़ेगी, डाइवर्सिफाइड चीज़ों को करें तो ज़्यादा बेहतर है, एक को करें तो फोकस रहें। जैसे इनसे किसी ने कहा बिटकॉइन कर लो या क्रिप्टो कर लो, इन्होंने कहा भाई मुझे नहीं आता, मैं नहीं करूँगा। तो ये एक स्टेटमेंट इनका जो है, ये मैं समझता हूँ कि इस पॉडकास्ट का सबसे अच्छा स्टेटमेंट है कि मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे नहीं आता। तो जिस चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज़ है, आपकी बोलने में एक्सपर्टीज़ है, तो यूट्यूब पे जाके आप कुछ बना सकते हैं। आपकी ट्रेडिंग में एक्सपर्टीज़ है, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपकी एमएलएम में एक्सपर्टीज़ है, आप वो कर सकते हैं। कुछ भी करिए या सब कुछ करिए, जो भी आप करें होल हार्टेड अप्रोच से करिए। ये मत सोचिए कि मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा। पॉजिटिव रहिए, जैसे पुष्कर भाई पॉजिटिव हैं, कामयाबी आपके पास आएगी। तो थैंक यू पुष्कर भाई, थैंक्स अ लॉट, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, इस टॉक शो में आए, आपने इसकी शोभा बढ़ाई, एंड वी आर रियली थैंकफुल टू यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक्स पुष्कर जी, थैंक यू सो